नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का बीपीएससी मेकर के एक और एपिसोड में। आज की इस वीडियो में 19 और 20 सितंबर 2023 से संबंधित बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जो भी प्रश्न बनेंगे, वो सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। सेशन की हम शुरुआत करें उससे पहले जो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, सबसे पहले उस प्रश्न को हम देख लेते हैं। यह प्रश्न था कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी हालिया एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के स्कूली बच्चों में सीखने की क्षमता कितनी फीसदी यानी कि कितनी परसेंट है। शिक्षा मंत्रालय की यह नवीनतम रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट के आधार पर देखें तो बिहार राज्य इसमें अव्वल है। यहाँ पर स्कूली बच्चों में जो सीखने की क्षमता है वो 70 से 75% है। अन्य राज्यों की तुलना में ये काफी अधिक है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इस रिपोर्ट की बात करें तो इस रिपोर्ट के आधार पर 24 राज्य से अधिक क्षमता है बिहार के बच्चों में। इस सीरीज की बात करें तो ये बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको हेल्प कर सकता है। इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का सर्वश्रेष्ठ संग्रह हम आपके लिए यूट्यूब पर लेकर आते हैं। निश्चित तौर पर यहाँ से आपकी तैयारी बेहतर होगी। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ से आपकी हेल्प हो सकती है तो नो डाउट आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रेगुलर क्लासेस को आप यहाँ से जरूर फॉलो कीजिएगा। और यूट्यूब पर जो प्रीवियस लेक्चर हमने अपलोड किए हैं डे वाइज डे, मंथली वाइज, वो सभी आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कला, संगीत और अभिनय में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के कितने कलाकारों को इस वर्ष का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार दिया गया है। देखिए, अभी हाल ही में जो घोषणा हुई या फिर जो पुरस्कारों का वितरण हुआ, इसके आधार पर चीजों को आपको ध्यान रखना है कि बिहार के 4 कलाकारों का इसमें चयन किया गया। तो देखिए, विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। संबंधित तथ्यों में कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि यहाँ पर जो हमने चर्चा किया कि कला, संगीत और साथ साथ अभिनय के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बिहार के 4 कलाकारों को इस वर्ष का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार देने की घोषणा किया गया। अच्छा, इस वर्ष के यहाँ पर जो हमने बात किया है ये एक्चुअली में 2023 के लिए है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अब ये बिहार से जो 4 कलाकारों को चुना गया, इनमें नाम आपको ध्यान रखना कि सुमन कुमार, भरत सिंह भारती, गणेश प्रसाद सिन्हा और रघुवीर मलिक। ये 4 नाम है और यहाँ से नाम से भी संबंधित एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अगले पॉइंट की हम यहाँ पर बात करें, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 16 सितंबर 2023 को देश के 84 कलाकारों को ये अवार्ड के लिए यानी कि संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये जो 84 पूरे भारत से चुना गया, बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार से 4 कलाकारों को, ये चीज यहाँ से ध्यान रखें। और इस सम्मान की बात करें तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है, 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनके द्वारा 75 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कलाकारों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया जिन्हें अब तक कोई भी राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार या फिर सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अभी हाल ही में 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा यह प्रदान किया गया। अच्छा, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की बात करें तो 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात करें यानी इसके जो प्रमुख है यह है डॉक्टर संध्या पुरेचा। तो ये सारी चीजें फिलहाल यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरे बाल को जो देख रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब अभद्र लग रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मैं कल सैलून गया था, जो काटा वो कुछ ज्यादा ही काट दिया। ऐसा लग रहा है कि पूरा इधर से साफ कर दिया है दोनों साइड से। तो 1-2 दिन लगेगा इसको सेट होने में, तो इस चीज को आप लोग इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि किस राज्य की गेंडा और गिद्ध यानी कि वल्चर के संरक्षण योजना को केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया है। देखिए, ये भी खबरों में है, इसका जो राइट आंसर होगा ये संबंधित है बिहार से। अच्छा, आपको याद होगा कुछ समय पहले, आई थिंक अगस्त महीने में ये जानकारी हमने आपको दिया था कि बिहार सरकार ने गेंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित किया। वो चीजों के भी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसके बारे में देखते हैं कि बिहार की गेंडा और गिद्ध संरक्षण को केंद्र सरकार ने हाल ही में अपनी योजना में शामिल किया है। बाकायदा आपको यह भी ध्यान रखना है कि साथ ही आर्थिक मदद के तौर पर पहली किस्त की 70 लाख रुपए की राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को भेजी गई है। अच्छा, सवाल यहाँ पर एक ये भी बन सकता है कि वर्तमान में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में जो बिहार सरकार में मंत्री है वो कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे थे, तो अब जो है यहाँ पर जो मतलब बिहार सरकार का जो ये दोनों गेंडा और गिद्ध संरक्षण केंद्र को अपनी योजना में शामिल किया है या फिर इस योजना को केंद्र सरकार ने अपनी योजना में शामिल किया है,
तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, अब विभाग गैंडों और गिद्ध का जो संरक्षण है फिलहाल वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व यानी कि वीटीआर में करने की योजना बनाई है। दरअसल वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व की बात करें, ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, यहीं पर अब इसे संचालित किया जाएगा। मतलब अभी जो घोषणा हुई उसके आधार पर फिलहाल इसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अच्छा, वीटीआर की यहाँ पर बात हुई तो वीटीआर के बारे में आपको ये ध्यान रखना कि ये बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और यहाँ पर 1 नवंबर 2022 को, ध्यान रखिएगा कब, तो 1 नवंबर 2022 को टाइगर सफारी की शुरुआत हुई थी। ये डेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, राज्य सरकार ने यह भी घोषणा किया कि बिहार का जो दूसरा टाइगर रिजर्व है वो कैमूर जिले में बनाया जाएगा। अर्थात कहने का सेंस यहाँ पर यह है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर जिले में प्रस्तावित है। और चिड़ियाघर की बात करें तो दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है रानीगंज में, जो कि अररिया जिले में पड़ता है। अब बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर अभी जो है वो संजय गांधी जैविक उद्यान वो पटना में है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में बिहार सरकार ने गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिस प्रकार हमने आपको चिड़ियाघर के बारे में जानकारी दिया, यहाँ पर एक प्रश्न ये बन सकता है कि चिड़ियाघर की स्थापना कब हुई थी। हालांकि वो जैविक उद्यान के रूप में या फिर जैविक उद्यान नहीं बल्कि एक उद्यान के रूप में, एक पार्क के रूप में पहले से ही स्थापित था, लेकिन एक चिड़ियाघर में उसकी चिड़ियाघर के रूप में जो उसकी स्थापना हुई वो हुई थी 1973 में। और अभी हाल में इसकी 50वीं वर्षगांठ बनाई गई है। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। और एक बात और भी है कि बिहार का जो दूसरा तारामंडल है अभी हाल ही में दरभंगा में पूर्ण रूप से ओपन कर दिया गया है। पहला तो कहाँ पर है, तो वो है इंदिरा गांधी परिसर पटना में, लेकिन दूसरा खोला है कहाँ पर, तो दरभंगा। चलिए, अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हालिया आयोजित होने वाली आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को कौन सी भारतीय कंपनी प्रायोजित करेगी। देखिए, इसका जो राइट आंसर है यह है महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर महिंद्रा। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में हम चीजों को विस्तार से देखें, यहाँ पर हम इसके बारे में डीपली चर्चा करने वाले हैं और यहाँ से नो डाउट एक प्रश्न आपके एग्जाम में बनने की संभावना है, ध्यान से देखिएगा। तो भारतीय कंपनी महिंद्रा आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 को प्रायोजित करेगा, ये फैसला हो चुका है और इसके लिए डिज्नी स्टार के साथ समझौता किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, हॉटस्टार पर ये प्रसारित किया जाएगा। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है, देखिए आईसीसी पुरुष क्रिकेट कप 2023 के बारे में हमने यहाँ पर चीजों को लिखा है। अब यहाँ पे देखिए इसका संस्करण की बात करें तो ये इसका 13वां संस्करण होगा। भारत की मेजबानी में ये अभी आयोजित होना है। आयोजन तिथि की बात करें तो 5 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर 2023 तक इस प्रतियोगिता में कुल 10 टीमें भाग लेंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी ध्यान रखना है, हमने बतलाया भी था कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया इस प्रतियोगिता के लिए अभिनेता शाहरुख खान को। तो यहाँ से ये सारी चीजें ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर आपको एक प्रश्न डीप में जाके पूछा जाए तो यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि भारत कौन सी बार इस प्रतियोगिता की यानी कि एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सी बार करेगा। तो कुल मिलाकर ध्यान रखिए ये चौथी बार है जब भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसके पिछले संस्करण से संबंधित। ये इसका 13वां संस्करण जो कि भारत की मेजबानी में आयोजित होना है, लेकिन वहीं पर इसके पिछले संस्करण 12वें संस्करण की बात करें तो आईसीसी विश्व कप 2019, यहाँ पर वनडे की बात हो रही है। हमने कई बार आपको जानकारी दिया कि जो क्रिकेट में जो फॉर्मेट है, ऐसे तो सबसे पहले ये ध्यान रखें क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था वो है आईसीसी, और आईसीसी की तरफ से क्रिकेट का 3 प्रारूप अभी संचालित होता है। सबसे छोटा फॉर्मेट या फिर जो सबसे छोटा प्रारूप है वो होता है T20, फिर वनडे और उसके बाद आता है टेस्ट। तो इसी प्रकार आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए आईसीसी वनडे विश्व कप 2019 इंग्लैंड और वेल्स में 30 मई से 14 जुलाई 2019 तक खेला गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखिए, 2019 वाले संस्करण की बात हो रही है। और यहाँ पर ये लिखा गया कि ये आईसीसी विश्व कप का 12वां संस्करण था। ये इसका पिछला जो संस्करण 2019 में आयोजित हुआ ये 12वां संस्करण था और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया था। जो कि क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। इंग्लैंड अब तक एक भी बार इस प्रतियोगिता के खिताब को अपने नाम नहीं किया था। अच्छा, ये भी जो मुकाबला इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया फाइनल मुकाबला, इसमें भी कुछ रोचक तथ्य निकलकर सामने आया। ये जो दोनों टीमों का जो स्कोर था वो बराबर हो गया, यानी कि मैच टाई हो गया। उसके बाद जो सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर जो 1 ओवर का होता है वो भी टाई हो गया। तो उसके बाद फैसला ये हुआ कि जो बाउंड्री के आधार पर जो दोनों टीमों ने सुपर ओवर में बाउंड्री लगाया उसके आधार पर इसका नतीजा निकला और इंग्लैंड ने पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया। अच्छा, यहाँ पर भारत के संदर्भ में चीजों को देखते हैं कि भारत ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब कितनी बार जीता है और कब कब जीता है। आप सभी को मालूम है कि भारत एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का खिताब 2 बार अपने नाम किया है। कब कब, तो पहली बार 1983 में
उस समय जो टीम के कप्तान थे वो थे कपिल देव। कपिल देव की अगुवाई में, कपिल देव के नेतृत्व में 1983 में भारत ने पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया। दूसरी बार 2011 में कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। आगे हमने कुछ जानकारी अगले यानी कि इस संस्करण के बारे में 2023 में जो 13वां संस्करण आयोजित होना है उसके बारे में यहाँ पर ऐड किया है। 13वां संस्करण की बात करें तो अभी जो हमने जानकारी दिया कि क्रिकेट विश्व कप का ये 13वां संस्करण होगा और आपको ध्यान रखना 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक आयोजित होगा। लेकिन जो एक जानकारी हमने आपको दिया था कि भारत चौथी बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा, तो इससे पहले 1987, 96 और 2011 में भारत ने इसकी मेजबानी किया है। 3 बार इससे पहले, ये चौथी बार होगा जब करेगा। अच्छा, इन तीनों बार में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2011 में भारत ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया था। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा, भारत ने श्रीलंका को हराकर ये एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो श्रीलंका में 17 सितंबर 2023 को खेले गए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर 8वीं बार एशिया कप का विजेता बना। देखिए, फाइनल मुकाबला 17 सितंबर को खेला गया भारत और श्रीलंका के बीच, और आपको ये ध्यान रखना है कि श्रीलंका को हराकर भारत 8वीं बार विजेता बना है और एशिया कप के इतिहास में सर्वाधिक बार भारत ने इस खिताब को अपना नाम किया है 8 बार। इसलिए यहाँ पर एक प्रयोग किया गया शब्द का 8वीं बार, और यह एशिया कप का 16वां संस्करण था। मेजबान देश था पाकिस्तान और श्रीलंका। वास्तविकता देखें तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान के पास थी, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम को पाकिस्तान जाने से सख्त मना कर दिया, जिसके बाद यह फैसला हुआ कि भारत के जितने मुकाबले होंगे वो श्रीलंका में खेले जाएंगे। तो इस आधार पर आपको ध्यान रखना है, इसका मेजबान देश हो गया पाकिस्तान और श्रीलंका। अच्छा, अगला पॉइंट यहाँ पर यह है, कुछ इसके बारे में डिटेल में हमने लिखा है कि श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और एशिया कप के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई टीम इतने कम स्कोर पर सिमट गई। महज 50 रन पे पूरी की पूरी श्रीलंकाई टीम वो ऑल आउट हो गई और जवाब में महज 6.1 ओवर में शुभमन गिल और जो बिहार के हैं ईशान किशन, उन्होंने इस 6 ओवर में इस कह सकते हैं स्कोर को हासिल कर लिया और आपको ध्यान रखना 10 विकेट से भारत ने इस खिताब को अपने नाम किया। अच्छा, यहाँ पर भारत के संदर्भ में जो जानकारी हमने दिया कि भारत 8 बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है, तो इससे पहले 7 बार जो है वो 1984, 88, 90, 91, 95, 2010, 2016 और फिर 2018। अब इस सूची में एक और जोड़ लीजिए, 2023 में इस खिताब को भारत ने अपने नाम किया है। अच्छा, वहीं पर जो दूसरी सफल टीम है भारत के बाद वो है श्रीलंका, 6 बार अपने नाम किया है। तीसरी सफल टीम है पाकिस्तान, जो कि 2 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। इसमें कुछ चीजें विस्तृत तौर पर हमने यहाँ पर आपके समक्ष रखा है, वो भी आप देख लीजिए कि भारत ने श्रीलंका को एशिया कप के फाइनल में 10 विकेट से हरा दिया। टीम इंडिया ने 8वीं बार यह खिताब जीता है। अगला है, इससे पहले भारत ने ये ईस्वी में जीता जो आप अभी हमने आपको बतलाया। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट है कि भारत ने यह टूर्नामेंट 7 बार वनडे और 1 बार T20 फॉर्मेट में जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि जबकि श्रीलंकाई टीम ने 6 बार यह खिताब जीता है, और यही चीजें अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था। श्रीलंका टीम 6 बार और पाकिस्तान 2 बार। देखिए, श्रीलंका 5 बार वनडे फॉर्मेट में और 1 बार T20 में एक खिताब को अपने नाम किया है। अब यहाँ पर हमारा एक और पॉइंट है, पाकिस्तान 2 बार चैंपियन बना है। ये सारी बातें यहाँ पर पुनः शामिल कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पर जो 1984 में भारत ने पहली बार खिताब को अपने नाम किया, 88 में, 90, 91, 95, 10, 16 और 18, इसमें एक और जोड़ दीजिए 2023। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि फाइनल मुकाबला एशिया कप का वो अधिकतर बार भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया है। भारत जो विजेता बना है, देखिए आपको यहाँ पर दिखेगा कि इसमें से 5 बार जो टॉप में देख रहे हैं, 5 बार यहाँ पर ऊपर में श्रीलंका को हराकर भारत विजेता बना, 2 बार बांग्लादेश को, और फिर अभी हाल ही में 8वीं बार श्रीलंका को हराकर। तो कुल मिला के बाद यहाँ पर यह है कि 8 बार जो भारत विजेता बना, इसमें से 6 बार श्रीलंका को हराया है और 2 बार बांग्लादेश को। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखना है। अब तक एशिया कप के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच हुआ हो। इस बार चांसेस थी होने की, लेकिन ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ा गया और फिर भी मतलब ये देखने को नहीं मिला। ठीक है, हम ये आशा करते हैं कि अगले सीजन में भारत और पाकिस्तान के बीच ये मुकाबला होगा।
अच्छा, क्रिकेट के बारे में कुछ प्रतियोगिता परीक्षा में जहां से प्रश्न बन सकते हैं, वो यहाँ पर हमने लिखा है कि आईपीएल का 16वां संस्करण। हालांकि इसको लेकर एक वीडियो हमने जारी किया है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। आईपीएल का 16वां संस्करण और फिर डब्ल्यूपीएल यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग 2023 जो कि इसका पहला संस्करण था, इसका विजेता बना था मुंबई इंडियंस पहली बार दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। इसके अतिरिक्त आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप, ये इसका 8वां संस्करण था। मेजबान दक्षिण अफ्रीका, और ये छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने इस खिताब को अपने नाम किया, दक्षिण अफ्रीका मेजबान को हराकर। वहीं पर आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप की बात करें तो ये भी इसका 8वां संस्करण था। मेजबान ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने दूसरी बार इस खिताब को अपने नाम किया था, पाकिस्तान को हराकर। ये सारी चीजें याद रखें। और आईपीएल की जो हम चर्चा कर रहे थे, चेन्नई सुपर किंग 5वीं बार इस खिताब को अपने नाम किया है, और ऐसा करने वाली वो दूसरी टीम है जो कि 5 बार इस खिताब को अपने नाम की है। पहली टीम है मुंबई इंडियंस, जो कि 5 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम की है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान चुने जाने वाली पहली पाकिस्तानी बनी है। इनका नाम है एरिका रॉबिन, जो आप यहाँ पर विकल्प नंबर बी में देख रहे हैं। ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान की कराची की रहने वाली एरिका रॉबिन हाल ही में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान 2023 का खिताब अपने नाम की है। इसके साथ ही वह इस खिताब को हासिल करने वाली देश की पहली महिला बन गई है, यानी कि पाकिस्तान की पहली महिला बन गई। अच्छा, यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके मन में होता होगा, मिस यूनिवर्स तो आप लोग सुनते हैं, लेकिन मिस यूनिवर्स में किसी देश का नाम जब शामिल होता है वो क्या होता है? एक्चुअली में एक प्रकार से क्वालिफायर होता है। जैसे कि पाकिस्तान से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जो भाग लेगी वो ये प्रतियोगिता कहलाती है। जैसे कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 के लिए एरिका रॉबिन चुनी गई, तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना, यह पहली बार होगा जब कोई पाकिस्तान की लड़की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगी। ये इसका क्वालिफायर होता है। अब तक 71 मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता आयोजित हो चुकी है, 72वां आयोजित होगा इस वर्ष 2023 में। अच्छा, यहाँ पर जो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान की बात हुई, तो ऐसे में हम भारत के दृष्टिकोण से भी चीजों को देख लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2023 जो चुनी गई, वो श्वेता शारदा को चुना गया है। मिस यूनिवर्स के 72वें संस्करण का जो आयोजन है, ये अल सल्वाडोर में किया जाएगा। और साल 2022 यानी कि पिछले संस्करण की बात करें तो 71वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का जो विजेता घोषित हुआ, ये अमेरिका की आर बोनी गैब्रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर मिस यूनिवर्स की बात हुई है, तो मिस यूनिवर्स के बारे में भारत के दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं कि अब तक भारत को 3 बार मिस यूनिवर्स का ताज मिल चुका है। अब ये नाम कौन कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना, रिसेंटली 2021 में हरनाज कौर संधू, दूसरे स्थान पर 2000 में लारा दत्ता, और पहली बार जो तीसरे नंबर पर आप देख रहे हैं, पहली बार 1994 में सुष्मिता सेन को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सुष्मिता सेन को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, ये है लारा दत्ता जिन्हें 2000 ईस्वी में मिला, और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं हरनाज कौर संधू 2021 में मिस यूनिवर्स से चुनी गई थी। ये चीजें यहाँ से ध्यान रखें। अच्छा, एक अहम जानकारी और ये भी है कि राजस्थान की नंदनी गुप्ता को मिस इंडिया 2023 का विनर चुना गया है। ठीक है, लेकिन यहीं पर हम मिसेज इंडिया की बात करें तो मिसेज इंडिया के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था, रोहिणी झा, मिसेज बिहार मिसेज इंडिया, जो कि सहरसा की रोहिणी झा को चुना गया। ये यहाँ से आप ध्यान रखिए। अच्छा, यहाँ पर एक अहम जानकारी आप सभी के लिए है, जो खास करके शिक्षण बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को देने जा रहे हैं। तो अपने इस एग्जाम के लिए तैयारी का आकलन करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी होती है। आपने जो चीजें पढ़ा है उसका घर बैठे सही तरीके से आकलन कीजिए, मूल्यांकन कीजिए कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 40 फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पर ऑनलाइन मोड में आपको मिलने वाले हैं हिंदी में। आपको ये ध्यान रखना है, इसको लेकर एक शेड्यूल जारी हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हालांकि इसमें कुछ सेट हो चुके हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे अभी भी अटेंड कर सकते हैं जो आपका छूट चुका है। तो आप लोग इसे अटेम्प्ट कीजिए, बहुत सारे लोग ऑलरेडी से ज्वाइन कर चुके हैं। महज 40 रुपये में ये 40 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध है। सभी टेस्ट का जो क्वेश्चन होगा, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो डिस्क्रिप्शन होगा, वो बेहतर तरीके से मिल पाएगा। हजारों छात्र इसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आप भी इसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर ऊपर आई बटन पे एक मैं वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, आप वहां पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो ये अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रमुख एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की? देखिए, प्रोजेक्ट अभिनंदन की बात करें तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में एयर इंडिया के द्वारा किया गया। तो विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने भारत के 6 नहीं बल्कि 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की है। कल वाले वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ी सी जानकारी यहाँ से आपको दिया था, प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में ये हमने शामिल किया था।
इसके उद्देश्य की बात करें, ये जो प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत एयर इंडिया की तरफ से हुआ है, इसका उद्देश्य यात्रियों को व्यक्तिगत और परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करना इसका एक मूल उद्देश्य है, जिसको लेकर अभी हाल ही में ये 16 प्रमुख हवाई अड्डों पर प्रोजेक्ट अभिनंदन की शुरुआत की गई है। अब ये हवाई अड्डा कौन-कौन से शहर में है, वो कौन-कौन सा हवाई अड्डा है, यहाँ पे लिखा गया है। तो अहमदाबाद, बेंगलुरु, कालीकट, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पुणे, वाराणसी और विशाखापट्टनम। बिहार का एक भी हवाई अड्डा इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 7वां प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? ये बहुत ज्यादा खबरों में है, पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने आधिकारिक तौर पर रूस के वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कितनी प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं? इनकी अप्रूवल रेटिंग पूछी गई है, तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पर उसी चीज का जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर एक शब्द गया ग्लोबल। तो ग्लोबल लीडर्स सितंबर 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 76% अप्रूवल रेटिंग के साथ नरेंद्र मोदी दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। और दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्शेट है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग है 64%। तीसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति एड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर, जो कि आपको ध्यान रखना 61% की अप्रूवल रेटिंग के साथ ये तीसरे स्थान पर है। तो ये तीनों जो क्रम है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, वो आपको ध्यान रखना है। और नरेंद्र मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग रही वो रही 76। नेक्स्ट 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि शांति निकेतन। आपको यहाँ पर जानकारी ये दे दूं कि हाल ही में शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये पश्चिम बंगाल राज्य में शांति निकेतन है, से अभी हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में घोषित किया गया है। और इसके साथ ही भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो संख्या ये बढ़कर 41 हो गई। ये आंकड़े आपसे पूछे जा सकते हैं आगामी बीपीएससी एग्जाम में। आपको ध्यान रखना, पहले 40 था, अब ये बढ़कर 41 हो गया। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं शांति निकेतन के बारे में। दरअसल रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने, या फिर देवेंद्रनाथ ठाकुर के, जहां पर आपको ठाकुर भी दिखेगा, तो वर्ष 1863 में इसकी स्थापना की थी। हालांकि एक आवासीय विद्यालय के रूप में शांति निकेतन की स्थापना 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। और यहाँ पर इंटरनेट पर इसके बारे में लिखा गया है, मैंने जब पढ़ा तो इसके बारे में लिखा गया कि 1901 में जब ये आवासीय विद्यालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 5 शिष्यों के साथ इसकी स्थापना किया था। अब यहाँ पे देखिए, हमारा अगला एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, करंट अफेयर्स का ही पॉइंट है कि विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 10 से 25 सितंबर 2023 तक रियाद, सऊदी अरब में आयोजित किया जा रहा है। ये अभी आयोजित हो रही है। आयोजन तिथि की बात करें तो 10 से 25 सितंबर 2023। चलिए अगला प्रश्न है कि 18 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में से कहां मिश्र धातु से बनी शंकराचार्य की 108 फीट प्रतिमा एकात्मता का अनावरण किया गया है? इस प्रतिमा का नाम है एकात्मता। तो इसका जो राइट आंसर है यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में 108 फीट ऊंची ये बहु धातु से बनी शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्हीं के द्वारा भी हाल ही में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि वित्तीय समावेशन के लिए चौथी G20 वैश्विक साझेदारी यानी कि GPFI बैठक 14 से 16 सितंबर 2023 को कहां आयोजित की गई? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये भी हाल ही में आयोजित हुआ, कहां पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, G20 देशों के वित्तीय समावेशन, एक्चुअली में G20 को अब जो आपको ध्यान रखना है, भारत में जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, इसमें शामिल हुआ। अब ये G20 नहीं रहा, बल्कि ये हो गया, आपको ध्यान रखना है, G21 हो गया। ठीक है, ये G21 हो गया। इसको लेकर विस्तृत तौर पर हमने आपको जानकारी दिया था कि 18वां G20 का जो शिखर सम्मेलन था, यह प्रगति मैदान नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित हुआ था। और इसके तहत यहाँ पर लिखा गया है कि वित्तीय समावेशन के लिए वैश्विक साझेदारी के तहत या फिर इससे संबंधित चौथी जो बैठक है, यह मुंबई में आयोजित किया गया। आयोजन तिथि 14 से 16 सितंबर 2023। फिलहाल यहाँ से ये ध्यान रखें। अगला 12वां प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर 2023 में किस राज्य सरकार ने नमो 11 सूत्रीय यानी कि नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की घोषणा की है? देखिए 17 सितंबर को प्रत्येक वर्ष
इनका जन्मदिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने एक घोषणा की है नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की। तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम लागू करने की घोषणा किया था। अच्छा, इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्या होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा? तो राज्य के 73 लाख महिलाओं तक सरकारी योजना को सही तरीके से पहुंचा जाए और साथ साथ जो राज्य के श्रमिक हैं उन्हें सुरक्षा किट प्रदान किया जाए, ये इसका एक मूल उद्देश्य है। अच्छा, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की हम बात कर रहे हैं, तो 17 सितंबर 2023 को जब इनका 72वां जन्मदिन मनाया गया था, तो इस अवसर पर इन्होंने प्रोजेक्ट चीता का शुभारंभ किया था। इसका तो प्रोजेक्ट चीता, लेकिन इस अवसर पर 2023 में इन्होंने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की है। अगले वीडियो में हम विश्वकर्मा योजना के बारे में जानेंगे, फिलहाल यहाँ से ये ध्यान रखें। अच्छा, प्रोजेक्ट चीता की बात हुई तो प्रोजेक्ट टाइगर को भी ध्यान रखें। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं। अब यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2023 को कहां अपनी पत्नी के नाम पर मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च विद्यालय का उद्घाटन किया? विस्तृत तौर पर हमने जानकारी दिया है। कमेंट बॉक्स में जाइए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।